यस सर, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई आपकी मस्त चल रही है एंड सर रिवीजन आपके एंड पे हो रहा है एंड दीज फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट। सरकार आइए सर, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। क्या? ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। देखिए सर, सर ध्यान देना बच्चा, अगर किसी एसएससी का इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 17-18 के बाद किसी भी साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ हुआ था, किसी एक साल में भी हो गया था, तो आप पे ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन आर एप्लीकेबल। क्लियर? आई रिपीट, इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेस पर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ था, तो ऐसे केस में उस एसएससी को जब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, जब क्या इशू करेगा बेटा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, तब टैक्स इनवॉइस उसको वो जैसे इशू करता वैसे इशू करे, पर उसको टैक्स इनवॉइस क्या करना पड़ेगा? उसकी टैक्स इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सर गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट बना रखी है, जैसे e-invoice.gov.in, e-invoice1.gst.gov.in, e-invoice2.gst.gov.in, सर इस तरह की वेबसाइट्स है जिनको बोलते हैं IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहां पे जाके आपको अपनी इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन पंच करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर GST INV01, फॉर्म नंबर GST INV मतलब इनवॉइस वाला INV01 में आपको सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। जैसे आप इंफॉर्मेशन फर्निश करोगे, उस इनवॉइस में INV01 के थ्रू एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और इनवॉइस रेफरेंस नंबर के थ्रू एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा बेटा? QR कोड। तो कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसीजर है, आप अपना बिल का सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल पर डालोगे, e-invoice123 ऐसी वेबसाइट बनी हुई गवर्नमेंट की .gst.gov.in। सर यहाँ पे जाएंगे, इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन पंच करेंगे, सर वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा? एक IRN नंबर बन जाएगा, IRN नंबर के थ्रू एक QR कोड आ जाएगा और QR कोड आपके बिल पे प्रिंट होना चाहिए बच्चा। क्लियर? तो जब आप अपने बिल प्रिंट करेंगे उस पर वो QR कोड भी होना चाहिए। क्लियर? सो दैट कभी भी गवर्नमेंट को वेरीफाई करना हो तो उस QR कोड को डायरेक्ट स्कैन किया, डायरेक्ट इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में आ जाएगी, कभी वेरिफिकेशन करना होगा तो बेटा। ठीक है? पर ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जहां पर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड। सेकंड थिंग, ई इनवॉइस प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होता है अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आपके कस्टमर क्या है? रजिस्टर्ड है, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप गुड्स या सर्विस B2B सप्लाई कर रहे हो, तो ही ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, वरना नॉर्मल बिल इशू करो हमें कोई दिक्कत नहीं है, QR कोड की जरूरत नहीं है। क्लियर? पर सर ये ई इनवॉइस के प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल इन दी फॉलोइंग पर्संस। सर फॉलोइंग पर्संस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट क्या है? SEZ यूनिट। बेटा SEZ डेवलपर नहीं लिखा है, SEZ यूनिट लिखा है, मतलब SEZ यूनिट जो होता है उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। SEZ डेवलपर को इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा अगर B2B सप्लाई है तो, या एक्सपोर्ट है तो बेटा। क्लियर? देखिए ये ऐसा QR कोड होता है इनवॉइस है बेटा, वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर, इधर ध्यान। अब सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, देन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर बेटा, देन सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इन लोगों पर सर ये ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर? भले इनका टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। प्लस कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को और भी एग्जाम कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस प्रोविजन बच्चा। ठीक है? अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर मान लो आपके केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन लगते हैं और अगर आपने ई इनवॉइस इशू नहीं किया, नॉर्मल बिल इशू कर दिया, तो ये मानेंगे आपने बिल ही इशू नहीं किया, और ऐसे केस में उस बिल के बेस पे कस्टमर को ₹1 का भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं है बेटा। और आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, उसके कंप्लायंस के जो वायलेशन आपने किया उसकी पेनल्टी अलग है बेटा, क्योंकि ये मानेंगे आपने इनवॉइस इशू नहीं किया। अगर आपके ई इनवॉइस इशू करना तो और आपने ई इनवॉइस इशू नहीं किया तो, प्लस जहां पे ई इनवॉइस इशू करना पड़ता है वहां पे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी के इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? डन? समझे मेरी बात? पक्का? डन? सरकार यहां तक पॉइंट समझ में आया कि आपको? ओके सर, अब जिन लोगों को ध्यान देना बेटा, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया है? एग्जाम किया है कि आपको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, उनको अपने इनवॉइस पे ये फॉलोइंग डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है। क्या? कि हमारा टर्नओवर ऑल्दो एक्सीडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट था
थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ई इनवॉइस, फिर भी हमको एग्जाम किया हुआ है ई इनवॉइस के प्रोविजंस के लिए, इसलिए हमको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इनको इनवॉइस पे, तभी इनके कस्टमर को विश्वास आएगा कि ठीक है हमने सही आदमी से खरीदा है बेटा। वरना कस्टमर क्या सोचेगा, और ई इनवॉइस नहीं तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ है ना। तो इनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है बेटा। आइए सर सर्कुलर बच्चों। अब सर सबसे पहली पॉइंट, जैसे यहां पर आप देखिए बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या, एक एग्जांपल के लिए समझ लो कि तुम्हारे लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो सर्कुलर ये आया कि बैंकिंग कंपनी ने कोई भी सप्लाई किया है, केवल बैंकिंग सर्विस नहीं, जैसे इसने बुलियन, कई बार सर होता ना गोल्ड के बिस्किट वगैरह भी बेचता है, गोल्ड के कॉइन भी बेचता है बैंक, तो बैंकिंग कंपनी सेलिंग द गुड्स, तो भी ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ई इनवॉइस जरूरत कब है बेटा, सर सारे लोगों के केस में जरूरत है, पर इनके केस में जरूरत नहीं है, भले ये कुछ भी सप्लाई करे, इनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। एंटिटी एज अ होल एग्जाम करिए बेटा। सेकंड सर्कुलर भी आया बेटा। सेकंड सर्कुलर क्या बोलता है, अगर मान लो मेरा टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ मान लो सर, मैंने सप्लाई किया ऐसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या किसी पीएसयू को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है बेटा, उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो भी सच पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। क्लियर। और वो रजिस्टर्ड पर्सन है क्योंकि उसके पास टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। और ऐसे केस में B2B सप्लाई हुआ है, तो सर सिंस में रजिस्टर्ड वो भी रजिस्टर्ड, तो B2B सप्लाई हुआ, तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे और ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर। सो ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड व्हेन सप्लाईज आर मेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू एटसेट्रा विच आर रजिस्टर्ड अंडर और विच आर रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो भी उनको ई इनवॉइस इशू, उनको मैं जब सप्लाई करूंगा तो ई इनवॉइस मेरे को इशू करना पड़ेगा बेटा। क्लियर। ठीक सर, मतलब वो भी तो रजिस्टर्ड लोग हैं यार, दे विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में वो लोग भी आते हैं बेटा। आइए बच्चों, सर आ रहा है क्या डायनामिक क्यूआर कोड। अरे मेरे मालिक, डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है बेटा। सर ध्यान ना, अभी हमने पढ़ा क्या गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से आपको इनवॉइस जनरेट करके क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा अगर B2B सप्लाई करते तो। डायनामिक क्यूआर कोड लगता है कब B2C सप्लाई कर रहे हो तो, और वो भी किन के लिए, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स वाज मोर देन ₹500 करोड़। कितना, 500 करोड़ से ऊपर था बेटा। बड़े लोगों पे एप्लीकेबल है सर। सर जैसे रिलायंस रिटेल्स, स्मार्ट बाजार, हाँ है ना, ये B2C सप्लाई कर रहे हैं, और अगर इनका टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीडिंग ₹500 करोड़ था, तो B2C सप्लाई जो करेंगे क्या करेंगे, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब बेचेंगे गुड्स या सर्विसेज, तब इनको डायनामिक क्यूआर कोड लिखना पड़ेगा अपने इनवॉइस पे बेटा। क्लियर। अब डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस बेटा। फर्स्ट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी बेटा। जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ मूवीज इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन बेटा, एंड ओआईडीआर सर्विस जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में सर्विस दे रहे बच्चा, इन लोगों के लिए डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, आप अगर देखेंगे ना बेटा, तो 4 पॉइंट तो कॉमन है इसमें और ई इनवॉइस के केस में बेटा, इनके लिए न ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, नहीं इनके लिए डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल है। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे बेटा, B2C बेटा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बेटा, सर एक तो SEZ यूनिट और एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी, अगर ये B2B सप्लाई करे तो भी इनको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। बाकी ये चारों पॉइंट कॉमन है दोनों में बेटा, इनके लिए ना डायनामिक क्यूआर कोड लगता है, नहीं ई इनवॉइस लगता है बच्चा। आइए सर आगे बात करते हैं बेटा। अब सुनना बात को ध्यान से, डायनामिक क्यूआर कोड आखिर क्यों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डायनामिक क्यूआर कोड। सर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए अगेन ये स्टेप है गवर्नमेंट की बेटा, कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग ₹500 करोड़ है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड, वो B2C सप्लाई जब करेंगे तब उनको डायनामिक क्यूआर कोड लिखना पड़ेगा उस इनवॉइस पे। अब वो डायनामिक क्यूआर कोड से क्या होगा, अब सुनना, स्टोरी समझना बच्चा। आप जब किसी दुकान पे जाते हो तो सर जब पेमेंट करते हो ना, आप पेटीएम करो। सर आप जब गूगल पे करते हो, पेटीएम करते हो, वो स्कैन कोड, बार कोड लिखा होता है दुकान के बाहर बेटा, उसको स्कैन करके पे करते हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक क्यूआर कोड।
वो क्या है? स्टैटिक क्यूआर कोड। सर जब यहाँ पे ये 500 करोड़ से ऊपर वाले लोग बेटा ये जब बिल इशू करेंगे तो डायनेमिक क्यूआर कोड इज डिफरेंट फॉर ईच इनवॉइस। जब स्टैटिक क्यूआर कोड आप यूज करते हो तो पूरी दुकान के लिए एक ही क्यूआर कोड है, कोई भी खरीदे कोई भी पेमेंट करे उस क्यूआर कोड से पेमेंट कर दे बेटा। पर ये हर इनवॉइस वाइज क्यूआर कोड अलग होगा बेटा, डायनेमिक है, चेंज होता है बेटा, इनवॉइस वाइज चेंज हो जाएगा बच्चा। ये मैंने बिल आपको इशू किया, आपके लिए क्यूआर कोड अलग है, किसी और को इशू किया उसके लिए क्यूआर कोड अलग है, डायनेमिक क्यूआर कोड है बेटा ये इसमें क्या होता है? डायनेमिक क्यूआर कोड में आप वन गो में पेमेंट कर पाएंगे बेटा। मतलब जैसे ही इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे सर उसमें डायरेक्ट अमाउंट भी टाइप किया हुआ आएगा और आप वन शॉट में पेमेंट कर पाओगे बेटा। पर आप देखना वो स्टैटिक क्यूआर कोड जब आप गूगल पे से पेमेंट करते होंगे, पेटीएम से पे करते होंगे, तब क्या होता है? वो स्टैटिक क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया, फिर 25 रुपये पे करना, तो 25 आप टाइप करोगे बेटा और फिर पेमेंट करोगे बेटा। यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड में वो इनवॉइस से लिंक है तो उसमें कितना अमाउंट पे करना वो भी सब आ जाएगा बेटा। तो सो दैट डिजिटल पेमेंट प्रमोट हो पाए और वन गो में कस्टमर पेमेंट कर पाए, ये इसलिए डायनेमिक क्यूआर कोड आया। अब सुनो बेटा, अब गवर्नमेंट ने यहाँ एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया, प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया कि अगर आपने बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया पर कस्टमर को किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया जिसको वो स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, तो ऐसे केस में हम ये मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। आप बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं करेंगे चल जाएगा, बस वो पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस डाल देना कहां पर? उस इनवॉइस से बच्चों। देखो आप बिग बाजार जाएंगे, स्मार्ट बाजार जाएंगे, वहां पे देखना आपको वो जो पोस्ट मशीन होती है बेटा जिसपे कार्ड स्wipe करके पेमेंट करते हो, आजकल उसी पे ऊपर एक डिस्प्ले आ गया है बेटा। मैकडी गए होंगे देखा होगा बेटा आपने, वहीं पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है बच्चा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अच्छा पेमेंट की फैसिलिटी आपको दी है क्यूआर कोड के थ्रू बेटा। आपको पेमेंट कैश करना है कैश करिए, किसी और के थ्रू पे करना है किसी और मोड से पे करना है पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा। अब उसने अगर किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड आपको अवेलेबल करा दिया तो उस पर इनवॉइस पे केवल पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस डाल देना, हमें मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली उस क्यूआर कोड को यूज करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है बेटा। क्लियर? डन। अब सर डायनेमिक क्यूआर कोड जब एप्लीकेबल हो रहा था तब कुछ इश्यूज आए, उसके लिए सर्कुलर इशू हुआ। सुनना, फर्स्ट, whether there is a requirement of dynamic QR code on the invoices issued for supplies made for exports। सर एक्सपोर्ट्स को हमेशा B2B सप्लाई माना गया है, इसलिए तो उसमें ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए बोल दिया क्या सर ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं है इनवॉइस पे बेटा। सेकंड, what all parameters or details are required to be captured in the QR code। तो क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिंक होनी चाहिए बेटा। तो डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: सप्लायर का जीएसटी नंबर, यूपीआई आईडी, पेज बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड जीएसटी अमाउंट along with the breakup of CGST, SGST, IGST, cess etc. Clear? Plus further the dynamic QR code should be such that it can be scanned to make the digital payment। तभी तो सर डायनेमिक क्यूआर कोड का प्रोविजन आया बेटा। ओके अब सुनना बच्चों, अब सर यहाँ पे बोल दिया कि ये सारे पैरामीटर लिंक होने चाहिए आपके डायनेमिक क्यूआर कोड में बेटा। अब आगे एक सर्कुलर में कुछ पॉइंट इनके बारे में लिखे हैं, वो जब आएगा पॉइंट मैं बताता जाऊंगा बेटा आपको बात, ठीक है। अब एक बार आगे पढ़ते हैं हम। इफ अ सप्लायर प्रोवाइड्स और डिस्प्लेस डिजिटल डायनेमिक क्यूआर कोड बट द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग द डायनेमिक क्यूआर कोड, then will the cross reference of the payment made without use of dynamic QR code on the invoice be considered as compliance of dynamic QR code? Yes सर, मैंने आपको बताया ना सर, आप बिग बाजार गए, आपने शॉपिंग किया, अब उसने क्या किया बेटा, वो पोस्ट मशीन जो थी या किसी और डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपको डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया। आप उसको स्कैन करके पेमेंट करो या ना करो, आपने अगर कैश में पेमेंट किया चलेगा सर, बस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस उस इनवॉइस पे दे देना, डायनेमिक क्यूआर कोड अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पूरा कंप्लाइन किया है ये माना जाएगा सर। आइए बच्चों, if the supplier makes available to the customer an electronic mode of payment like UPI, UPI collect, UPI intent or similar other mode of payment through mobile applications or computer based applications where though dynamic QR code is not displayed but the details of the merchant as well as transactions are displayed or captured otherwise, how can the requirement of dynamic QR code as per this notification be complied with? सर ये बोला है क्या, अगर हमने किसी यूपीआई इंटेंट, यूपीआई कलेक्ट एटसेट्रा के थ्रू कस्टमर को पेमेंट का ऑप्शन दिया डिजिटल पेमेंट के लिए, पर डायनेमिक क्यूआर कोड तो हमने नहीं दिया सर, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में कस्टमर जो भी मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा है उसका क्रॉस रेफरेंस बिल पे दे देना बेटा, और बिल जब प्रिंट करोगे
तब डायनामिक क्यूआर कोड उस पर प्रिंट कर देना, हम मान लेंगे आपने डायनामिक क्यूआर कोड की प्रोविजंस को फुलफिल कर लिया बेटा। देखो लिखा है, इफ द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट मेड यूजिंग सच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट is made on the invoice, the invoice shall be deemed to comply with the requirement of dynamic QR code. However, if payment is made after generation of the invoice, पेमेंट कस्टमर बिल जनरेट होने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। क्लियर? वरना अगर आपने डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं प्रोवाइड किया पर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे दिया, मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया आपने, पर बिल पहले दे रहे हो फिर कस्टमर पेमेंट कर रहा है, तो डायनेमिक क्यूआर कोड तो प्रिंट करना ही पड़ेगा आपको। आइए, is generation or printing of dynamic QR code on B2C invoices mandatory for prepaid invoices, that is where the payment has been made before issuance of invoice? कस्टमर अगर पेमेंट पहले करता है बाद में इनवॉइस जनरेट होता है बेटा, तो ऐसे केस में बिल पे अगर आप डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं करोगे चल जाएगा, पर कस्टमर को किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपको डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा और जो उसने पेमेंट किया उसका क्रॉस रेफरेंस आपको बिल पे देना पड़ेगा। क्लियर? डन सरकार। आइए, once the e-commerce operator or the online application has complied with the dynamic QR code requirement, जैसे मैंने कोई गुड्स या सर्विस अप्लाई करी थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर और ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने कस्टमर को डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया और उसके थ्रू पेमेंट, कस्टमर की इच्छा है कैसे भी पेमेंट करे बेटा, उसने पेमेंट कर दिया बेटा। अब जब सप्लायर, देखो ओरिजिनल सप्लायर में था, मैंने ईसीयू के थ्रू सप्लाई किया, ईसीयू ने आपको डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया, अब जब सप्लायर अपना इनवॉइस इश्यू करता है तो क्या उसको अपने बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। पढ़ना, वंस द ई-कॉमर्स ऑपरेटर और द ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसके थ्रू मैं सप्लाई कर रहा हूं हैज कंप्लीटेड विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट, विल द सप्लायर्स यूजिंग सच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब मैं जो सप्लाई कर रहा हूं और सच ऑनलाइन एप्लीकेशन for such supplies are still be required to comply with the provisions of dynamic QR code? Answer is yes. In case the supplier is making supply through e-commerce platform या application and the said supplier gives cross reference of the payment received in the said supply, then such invoice will be deemed to be complied with the provisions of dynamic QR code. पर अगर मैं पहले बिल इश्यू करता हूं फिर कस्टमर पेमेंट करता है तो मेरे को डायनेमिक क्यूआर कोड हमेशा प्रिंट करना ही पड़ेगा ऑन द इनवॉइस। मतलब ध्यान रखिए बेटा, कंक्लूजन ये है कि आप इश्यू के थ्रू सप्लाई करो, खुद सप्लाई करो, कैसे भी सप्लाई करो, अगर कस्टमर पहले पेमेंट कर रहा है और बाद में बिल इश्यू होता है तो ऐसे केस में डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू अगर आपने डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस बिल में डाल दिया, मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड हो गया सर, रिक्वायरमेंट पूरी, पर बिल प्रिंट होने के बाद अगर कस्टमर पेमेंट करता तो डायनेमिक क्यूआर कोड बिल पे होना ही चाहिए। क्लियर? ठीक सर। आइए, अब एक सर्कुलर और आया जिसने कुछ इश्यूज को और क्लेरिफाई किया, देखते हैं हम क्या क्या बोला है सर इसने। फर्स्ट, वेदर डायनेमिक क्यूआर कोड इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इश्यूड टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ UIN, मतलब जिसने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया, क्या उसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करके देना पड़ेगा बिल को? मतलब मैंने मान लो सप्लाई किया किसको, फॉरेन एम्बेसी को बेटा, जो एक यूआईएन होल्डर है बेटा, तो ऐसे केस में सर ध्यान देना बेटा, सर एज पर डेफिनेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। तो यूआईएन होल्डर को रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं कंसीडर करते हैं। एज पर डेफिनेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो एक तरह से B2C सप्लाई हुआ, और B2C सप्लाई के केस में हमेशा डायनामिक क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना पड़ेगा, डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा सर। क्लियर? सेकंड सर, सेकंड पॉइंट क्या है मैं तुम्हें यहां बताता हूं बेटा। जैसे अभी बताया कि डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी पड़ेगी, उसमें हमने पढ़ा क्या, सप्लायर का यूपीआई आईडी, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड भी आपको लिंक करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं यूपीआई आईडी जो होता है वो तो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होता है बेटा। जब वो बैंक अकाउंट नंबर से यूपीआई आईडी लिंक्ड है तो बैंक अकाउंट नंबर और उसका उस बैंक का आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है बच्चा। तो क्या अलग से पेई का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अलग से लिंक करना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो सर्कुलर आया और सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि अगर आपने सर यूपीआई आईडी लिंक किया हुआ तो अलग से बैंक अकाउंट नंबर और उस बैंक का आईएफएससी कोड अलग से लिंक करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और बात बेटा, सर यहां पे लिखा है क्या, देखना ध्यान से, सप्लायर का यूपीआई आईडी होना चाहिए। किसका बेटा? उस क्यूआर कोड में सप्लायर का यूपीआई आईडी, ताकि पेमेंट करो और सप्लायर के अकाउंट में चला जाए बच्चा। पर मान लो मेरे बिहाफ पर कोई ईसीओ या कोई एजेंट पेमेंट कलेक्ट कर रहा है
और फिर वो मेरे को पेमेंट करेगा बेटा। तो कस्टमर पेमेंट किसको करेगा? ईसीओ को और एजेंट को बेटा। तो उस क्यूआर कोड में सर यूपीआई आईडी भी किसका होगा? उस ईसीओ का या एजेंट का, जिसको पेमेंट करना बेटा। देखो अल्टीमेट एम क्या डायनामिक क्यूआर कोड का, कि वो कस्टमर वन गो में पेमेंट कर पाए बेटा। पेमेंट किसको करना? ईसीओ को। तो ईसीओ का ही यूपीआई आईडी आएगा ना यार सर। तो ये सर्कुलर में लिखा था बच्चा, और बोल दिया क्या कि यूपीआई आईडी इज लिंक टू द बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द पेई और पर्सन कलेक्टिंग द मनी। तो वेदर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी डिटेल्स आर आल्सो नीडेड टू बी प्रोवाइडेड सेपरेटली? आंसर इज नो। फिर अगर पेमेंट कभी ईसीओ या एनी अदर पर्सन मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करता है, तो यूपीआई आईडी किसका आएगा? उस ईसीओ का, या जो मेरे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है उसका यूपीआई आईडी मेरे को डालना है, मेरा डालने की जरूरत नहीं बच्चा। देन सर चलिए, अब क्या होता है सर, बिग बाजार वगैरह, स्मार्ट बाजार वगैरह गए हो अगर आप, तो उसमें क्या होता है, पहले आप पेमेंट करो फिर वो बिल जनरेट करते हैं बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर देखिए, अभी हमने पढ़ा क्या कि मालिक उस क्यूआर कोड में आपको इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट भी लिखनी पड़ेगी साहब। आप देखना कभी भी स्मार्ट बाजार से आप परचेज करते हो बेटा, घर के सामान परचेज किए, लाइन में लगते हो बेटा, जब अपना नंबर आता है तो एक एक आइटम को क्या करता है, स्कैन करता है, क्लियर, उसका बिल जनरेट होता रहता है बेटा। पर वो पहले आपको बोलेगा पेमेंट करो फिर वो बिल जनरेट करेंगे बेटा, क्योंकि उसने बिल जनरेट कर दिया, फिर आप बोलते हो नहीं नहीं ये वाला गुड्स तो नहीं चाहिए, तो पागल हो जाएगा बेटा क्रेडिट नोट इश्यू कर करके बच्चा। इसीलिए इन सच केसेस जहां बिल बाद में प्रिंट होता है, सर कस्टमर को डायनेमिक क्यूआर कोड तो पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू उसने डायनेमिक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करा दिया बेटा, क्लियर, जिसके थ्रू कस्टमर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है बेटा। अब बिल तो बाद में प्रिंट होगा, तो क्या उस डायनेमिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर कैसे आएगा बच्चा? इनवॉइस तो बाद में जनरेट होगा बेटा, और जब इनवॉइस जनरेट होगा तब इनवॉइस नंबर बनेगा, और वो इनवॉइस नंबर फिर बाद में आएगा। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में कैसे लिंक करेंगे, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड तो हमको पहले ही प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। तो ऐसे कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं। इन सच केसेस सर उस ऑर्डर का यूनिक ऑर्डर आईडी नंबर या सेल्स रेफरेंस नंबर उस क्यूआर कोड से लिंक कर देना, क्लियर। अगर आपने यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर आपने लिंक कर दिया उस डायनेमिक क्यूआर कोड से, और जब कस्टमर पेमेंट कर देता है उसका क्रॉस रेफरेंस, पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अगर आपने इनवॉइस में लिख दिया, तो मान लेंगे आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, कोई तकलीफ नहीं सर। तो पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे दो बिल पे, और उस डायनेमिक क्यूआर कोड में यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर को लिंक कर देना बेटा। आइए बच्चों, सर अगर मान लो सर कस्टमर ने मुझे पार्ट पेमेंट पहले कर दिया, अब जब मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं तो वो रिमेनिंग पेमेंट ही करने वाला है, या कोई एडजस्टमेंट था वाउचर का या कूपन का, सप्लाई था कितने का, 40,000 का बेटा, और 10,000 का उसने एडवांस पेमेंट कर रखा है, या कोई एडजस्टमेंट था, अल्टीमेटली पे कितना करना बेटा, 30,000 का बेटा। अच्छा इनवॉइस कितने का है, 440 का है बेटा, पर कस्टमर पेमेंट कितना करेगा, 30,000। तो सर वो डायनेमिक क्यूआर कोड में जो मैं अमाउंट लिंक करूंगा सर, उसमें 40,000 लिंक करूंगा या 30,000 लिंक करूंगा? ये डाउट क्यों है बेटा, क्योंकि लिखा कि टोटल इनवॉइस वैल्यू को लिंक करना पड़ेगा डायनेमिक क्यूआर कोड से बेटा। अब इनवॉइस वैल्यू 40,000 बेटा, कस्टमर को पे कितना करना है, 30। अब वो डायनेमिक क्यूआर कोड बनाया किस लिए, ताकि वो वन गो में पेमेंट कर पाए। तो उसमें लिंक क्या होगा, जितना अमाउंट पे करना है कस्टमर को उतना ही लिंक होगा। मतलब इस एग्जाम्पल में 30,000 ही लिंक करना है उस डायनेमिक क्यूआर कोड से बच्चा, रिमेनिंग अमाउंट पेएबल बेटा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस पेड एटसेट्रा बेटा। क्लियर, डन। आई होप समझ में आया बेटा, बिल्कुल इजी था बेटा, कोई टफ पॉइंट नहीं था, सारे प्रैक्टिकल पॉइंट थे बेटा। आइए सर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सेक्शन 32 बोलता है क्या, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस। सेकंड थिंग, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो क्या आपकी इच्छा होगी उतना टैक्स लोगे क्या? सर आप उतना ही टैक्स ले सकते हो कस्टमर से जितना टैक्स उस गुड्स या सर्विस पे लगता है बेटा। मतलब मान लो 18% टैक्स रेट है तो 18% टैक्स लोगे बेटा, क्लियर। अच्छा इसमें मान लो 50% एग्जेम्पशन बेटा, तो नेट कितना पे करना है, 9%। तो कस्टमर से लोगे भी कितना, 9 ही लोगे। कुल मिला के सर आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप कस्टमर से टैक्स लोगे उतना ही जितना टैक्स लगता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप कस्टमर से टैक्स ले भी नहीं सकते बेटा, क्लियर। ये है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 32। आइए सर लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 33। सर आप टैक्स इनवॉइस जब इश्यू करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट जो टैक्स वाला इश्यू कर रहे हो उसमें टैक्स का अमाउंट हमेशा अलग से इंडिकेट होना चाहिए। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का आप कभी भी बिल इश्यू नहीं कर सकते बेटा, क्लियर। पढ़ लीजिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस पूरे एक्ट में क्या लिखा, वी डोंट केयर, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स वेयर एनी सप्लाई
is made for a consideration, then every person who is liable to pay tax on such supply shall shall prominently indicate in all document relating to assessment, tax invoice, and other like document the amount of tax which shall form part of price at which such supply is made. क्लियर? तो टैक्स इनवॉइस जो इशू किया उसमें टैक्स अमाउंट अलग से लिखना कंपलसरी, असेसमेंट के डॉक्यूमेंट पे टैक्स अमाउंट अलग से लिखना कंपलसरी, आप इंक्लूसिव टैक्स का बिल इशू नहीं कर सकते। इसी के साथ भारत माता की जय। और चैप्टर खत्म होता है। अब क्या लिखा है आपके लिए बेटा? इफ यू कैन ड्रीम इट एंड यू कैन डू इट। और ध्यान रखना, केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपने उन्हीं के पूरे होते जो सपने देखते तो है, पर उस सपनों के लिए उतना ही मेहनत करते दिन रात। और सर मैंने आपके लिए ऊपर क्या लिखा है? बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर ध्यान देना, अगर आप में दम है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और दम आप में है। ऑल द बेस्ट गाइज, लगा दो अपना पूरा दम। और सर पढ़ाई करो मस्त वाली माहौल के साथ बेटा। ऑल द बेस्ट गाइज।